हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में गति करता है और यह नाभिक से एक निश्चित दूरी r पर रहता है। तो हम यह लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करता है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी रूप में हम सटीक रूप से यह नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन असल में कहां पर होता है। लेकिन यहां पर हम बहुत अधिक प्रायिकता से यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में पाया जाता है, और हम जानते हैं कि कक्षक अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए एक गोले यानी कि स्फीयर की कल्पना करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि गोले के रूप में इस प्रकार के त्रिविमीय आयतन की कल्पना करते हैं, तो देखिए अंतरिक्ष के इस क्षेत्र में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वह सबसे अधिक होने वाली है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए इस प्रकार के दो तुलनात्मक दृष्टिकोण देख सकते हैं। बोर मॉडल तो परंपरागत यांत्रिकी के अंतर्गत आता है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी तरह गति करते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं। और यहाँ पर इस क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हमें यह एकदम सटीक रूप से नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन असल में कहां पर पाए जाते हैं, और हमें यह पता चलता है कि बोर मॉडल तो गलत साबित हो गया है। हमें यह पता चलता है कि क्वांटम यांत्रिकी ही सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों में व्याख्या कर सकते हैं। और देखिए, इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों में व्याख्या करने के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहली क्वांटम संख्या देखते हैं, जो कि है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या को हम संकेत रूप में n से प्रदर्शित करते हैं, और n यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए n के क्या क्या मान आ सकते हैं। n हो सकता है 1, 2, 3 और इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। और यहाँ पर यह n हमें इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किए जाने वाले मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह हमें मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है, और आप यह भी सुनेंगे कि यह हमें कोश अर्थात शेल के बारे में बताता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में उपस्थित है यह हमें मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो औसत दूरी है वह भी बढ़ती है, और इसके कारण ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि नाभिक यहाँ पर है और हम n बराबर 1 के लिए बात कर रहे हैं। तो n बराबर 1 के लिए जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी है वह मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से है। अब चलिए इसकी तुलना हम n बराबर 2 से करते हैं। तो n बराबर 2 का अर्थ है कि यहाँ पर अधिक ऊर्जा स्तर है। तो इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक से औसत दूरी है वह भी इस तरह से बढ़ जाने वाली है, और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो ऊर्जा है वह भी बढ़ जाएगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या का विचार यही होता है। मुख्य क्वांटम संख्या के माध्यम से हम ऊर्जा स्तरों या कोशों के बारे में बात कर रहे होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब आइए हम दूसरी क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं, जो कि है दिगंशीय क्वांटम संख्या, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब इस दिगंशीय क्वांटम संख्या को संकेत रूप में हम इस L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यह L हमें यहाँ पर कक्षक की आकृति के बारे में बताता है। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। दिगंशीय क्वांटम संख्या हमें कक्षक की आकृति के बारे में बताती है। अब देखिए, इस L के मान n पर निर्भर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि L के मान 0 से शुरू होकर n-1 तक जाते हैं, यानी कि L के क्या क्या मान आ सकते हैं, 0, 1, 2 और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और n-1 तक चले जाएंगे। तो उदाहरण के लिए चलिए हम पहले मुख्य ऊर्जा स्तर या पहले कोश के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए n बराबर 1 होगा। तो n बराबर 1 होने पर हमें दिगंशीय क्वांटम संख्या यानी कि L का केवल एक ही संभव मान मिलेगा, जो कि क्या होने वाला है। देखिए, n बराबर 1 होने पर यदि हम n-1 ज्ञात करेंगे तो वह 0 आएगा। तो यहाँ पर दिगंशीय क्वांटम संख्या का केवल एक ही संभव मान होगा, जो कि L बराबर 0 आ जाने वाला है।
और जब L बराबर 0 होता है तब हम इसे S कक्षक कहते हैं, यानी L बराबर 0 होने पर हमें S कक्षक मिलता है जिसकी आकृति गोलाकार होती है। और हम इसके बारे में हाइड्रोजन परमाणु के साथ पहले ही बात कर चुके हैं। तो S कक्षक कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि यह त्रिविमीय आयतन है, या कह सकते हैं कि यह एक गोला है। तो जब दिगंशीय क्वांटम संख्या L बराबर 0 होती है तब हमें यहाँ पर S कक्षक मिलता है, यानी कि अब हमें पता चल गया है कि हम S कक्षक के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी आकृति गोलाकार होती है। तो अब यह बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वे इसी गोले में पाए जाएं। तो अब चलिए हम अगले कोश के बारे में बात करते हैं, यानी कि n बराबर 2 के लिए बात करते हैं। तो सोचिए कि n बराबर 2 होने पर L के कौन कौन से संभावित मान आ सकते हैं। हमें पता है कि L के मान 0 से शुरू होकर n-1 तक जाते हैं। तो n बराबर 2 होने पर देखिए L के मान क्या क्या आ जाएंगे। पहले तो L बराबर 0 आएगा, फिर जब हम n-1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2-1 यानी कि 1। अर्थात यहां पर n बराबर 2 होने पर हमें L के कुल मिलाकर 2 संभव मान मिलेंगे। तो L का मान 0 भी हो सकता है और L का मान 1 भी हो सकता है। एक बात का ध्यान दीजिए, L के संभव मानों की संख्या n के मान के बराबर आ रही है। उदाहरण के लिए जब n बराबर 1 था तो यहां पर L का केवल एक ही संभव मान था, और जब n बराबर 2 है तब L के हमारे पास 2 संभव मान आ चुके हैं। अब हम इसके बारे में तो बात कर ही चुके हैं कि L बराबर 0 का मतलब क्या होता है। तो L बराबर 0 का मतलब होता है कि यहां पर S कक्षक है जिसकी आकृति गोलाकार होती है। लेकिन अब देखिए, दूसरे मुख्य ऊर्जा स्तर में हमारे पास L का एक और मान है, यानी कि यहां पर अब हमारे पास L बराबर 1 है। तो जब L बराबर 1 होता है इसका मतलब है कि हम यहां पर P कक्षक की बात कर रहे हैं, और P कक्षक की आकृति थोड़ी सी अजीब होती है। तो चलिए मैं यहां पर इसे बनाने का प्रयास करता हूं। P कक्षक को आप इस आयतन के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि इस त्रिविमीय क्षेत्र के रूप में समझ सकते हैं। P कक्षक की यह जो आकृति है इसके कई सारे विभिन्न नाम होते हैं। हम इसे डंबल कह सकते हैं या इसे हम टाई भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में से जो नाम भी आपको अच्छा लगे आप वह कहकर इसे बुला सकते हैं। लेकिन समझने वाली मुख्य बात यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन P कक्षक में पाए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना इसी आकृति में होने वाली है। अब कई बार आप इनके लिए उपकोष नाम भी सुनेंगे। तो यदि n बराबर 2 इसे हम कोश कहते हैं, तो ये जो आ रहे हैं इन्हें हम उपकोष कहेंगे। और एक बार वापस से दोहरा दूं कि हम यहां पर कक्षकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब L बराबर 0 है तब S कक्षक है, जब L बराबर 1 है तब P कक्षक है। अब आइए हम तीसरी क्वांटम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसे हम संकेत रूप में m के नीचे इस प्रकार L लिखकर प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी m के नीचे इस प्रकार L लिखकर हम नाभिक के चारों ओर कक्षक का जो अभिविन्यास है यानी कि ओरिएंटेशन है, इसे दर्शा रहे होते हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ml का मान L के मान पर निर्भर करता है। तो ml -L से लेकर +L तक का कोई भी पूर्णांक मान हो सकता है। अब ऐसा जरूर हो सकता है कि इससे आप थोड़ी सी उलझन में पड़ जाएं, लेकिन चलिए इस उलझन को दूर करने के लिए हम L बराबर 0 का उदाहरण कर लेते हैं। तो देखिए L बराबर 0 यहां पर है, तो इसे लिख लेते हैं। जब L बराबर 0 है तो यह सोचिए कि ml के संभव मान क्या हो सकते हैं। तो L बराबर 0 होने पर ml का केवल एक ही संभव मान होगा जो कि 0 आ जाएगा। तो L बराबर 0 होने पर चुंबकीय क्वांटम संख्या का केवल एक ही संभव मान है जो कि 0 है। और अगर हम इसके बारे में सोचें तो देखिए जब L बराबर 0 होता है तो इस स्थिति में हम S कक्षक के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसकी आकृति गोलाकार होती है। तो देखिए जब L बराबर 0 है तो क्योंकि इस चुंबकीय क्वांटम संख्या का केवल एक ही मान आया है, तो इसका मतलब है कि नाभिक के चारों ओर कक्षक का केवल एक ही अभिविन्यास है। और अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो यह चीज काफी अर्थपूर्ण भी है, क्योंकि हम जानते हैं
कि गोले का केवल एक ही अभिविन्यास होता है। तो देखिए, यदि हम यहां पर इसे x, y, z अक्ष के रूप में माने तो देखिए इस गोले का इस अंतरिक्ष में केवल एक ही अभिविन्यास संभव है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या का विचार समझ में आ गया होगा। अब आइए हम L बराबर 1 के लिए बात करते हैं। जिस तरह हमने L बराबर 0 के लिए बात की थी, अब चलिए यहां पर यह जो L बराबर 1 है इसके लिए बात करते हैं। तो लिख लेते हैं L बराबर 1। अब जरा सोचिए कि L बराबर 1 होने पर ml के कौन से संभव मान आ सकते हैं। तो हमें पता है कि ml का मान -L से लेकर +L तक का कोई भी पूर्णांक मान आ सकता है। तो देखिए, जब L बराबर 1 है तो ml के कौन कौन से मान आ जाएंगे। पहले तो देखिए -L लिखते हैं तो वह -1 होगा, उसके बाद 0 आ जाएगा और उसके बाद +L यानी कि +1 आ जाएगा। यानी L बराबर 1 होने पर हमारे पास ml के कुल मिलाकर 3 मान आ सकते हैं, जो कि है देखिए -1, 0 और +1। तो देखिए जब L बराबर 1 है तब हमें ml के 3 मान मिल गए हैं, 1, 2, 3। और हमें यह पता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें नाभिक के चारों ओर कक्षकों के अभिविन्यासों के बारे में बताती है। तो जब हमें यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या के 3 संभव मान मिल गए हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 3 अलग अलग अभिविन्यास आने वाले हैं। एक बात का और ध्यान दीजिए, हम यह भी बात कर चुके हैं कि जब L बराबर 1 होता है तब हम यहाँ पर P कक्षक के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी आकृति डंबल के समान होती है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग अभिविन्यास है, तो इसका मतलब यह होता है कि हमें यहाँ पर डंबल आकृति के 3 अलग अलग अभिविन्यास मिलेंगे। चलिए पहले तो हम इन अक्षों को नामांकित कर लेते हैं। तो मान लीजिए यह तो x अक्ष है, यह y अक्ष है और यह z अक्ष है। अब एक काम करते हैं, हम इस डंबल आकृति को x अक्ष के अनुदिश रख देते हैं। तो यह हमारे पास पहला अभिविन्यास आ गया है और यह एक p कक्षक है और हमने इस डंबल आकृति को x अक्ष के अनुदिश रखा है, तो हम इसे px कक्षक कह सकते हैं। तो यह तो अभी एक अभिविन्यास हुआ है, हमें ऐसे 2 अभिविन्यास और दर्शाने हैं। अब दूसरे अभिविन्यास के लिए यदि हम यहाँ पर इसे y अक्ष कहें, इसे हम z अक्ष कहें और अब हम इस डंबल आकृति को y अक्ष पर रख दें, तो हमें इस तरह का यह अभिविन्यास प्राप्त होगा। तो यह हमारा दूसरा संभव अभिविन्यास आ जाएगा। अब इसी तरह हम इस डंबल आकृति को z अक्ष पर भी रख सकते हैं। तो जब हम इसे z अक्ष पर रख देंगे तो हमें हमारा तीसरा अभिविन्यास प्राप्त हो जाएगा। अब इसे तो हम pz कक्षक कह सकते हैं और इसे हम py कक्षक कह सकते हैं। तो इस तरह हमें प्रत्येक अक्ष के लिए एक कक्षक मिल रहा है और कुल मिलाकर हमें 3 p कक्षक मिल गए हैं। अब चलिए हम चौथी क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रचक्रण क्वांटम संख्या, या इसे हम इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे हम संकेत रूप में m के नीचे s लिखकर प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर इस प्रचक्रण शब्द को चिन्हित कर रहा हूँ। इस शब्द को सुनकर आपको यह लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्रण कर रहा है, यानी कि स्पिन कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। आइए इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के 2 अलग अलग रूप बना लेते हैं। तो पहले रूप में तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अक्ष पर कुछ इस प्रकार से चक्रण करे और दूसरे रूप में कुछ ऐसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अक्ष पर कुछ इस प्रकार से चक्रण कर रहा है। तो वैसे तो ये 2 अलग अलग रूप आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अक्ष पर कुछ इस तरह से चक्रण नहीं करते हैं। लेकिन इन रूपों के उपयोग से हम यह सोच सकते हैं कि असल में प्रचक्रण क्वांटम संख्या के 2 संभव मान हो सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक तरह से प्रचक्रण होता है तो हम कह सकते हैं कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या बराबर धनात्मक 1/2 आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऊपरी प्रचक्रण हो रहा है। और इसे आगे की वीडियोस में प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार से एक तीर का निशान ऊपर की ओर बनाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का दूसरी तरह से प्रचक्रण हो रहा होगा तब हम कहेंगे कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या का जो मान है वह ऋणात्मक 1/2 आ गया है,
और इस स्थिति में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निचला प्रचक्रण हो रहा है। और इसे दर्शाने के लिए हम तीर का निशान इस तरह से नीचे की ओर लगाते हैं। एक बार आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का भौतिक रूप से तो कोई भी प्रचक्रण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि आप इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण के बारे में सोचेंगे तो प्रचक्रण होने के दो तरीके हो सकते हैं, और उन दो तरीकों से हमें प्रचक्रण क्वांटम संख्या के दो अलग अलग मान मिल सकते हैं। एक तो हमें मिलता है धनात्मक 1/2 और एक हमें मिलता है ऋणात्मक 1/2। तो इस तरह से हमने चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में बात कर ली है। अब इन क्वांटम संख्याओं के उपयोग से हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी लेंगे।